क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। ये है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में। और क्योंकि ये इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड है तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी, और एक फाइनेंस जगत में कॉन्सेप्ट है फायर का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और क्रिप्टो जगत में किस तरीके से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी भी बात जरूर करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कोविड-19 महामारी के दौरान बढ़ा है और डिजिटल करेंसी की मिल्कियत के मामले में भारत 7वें नंबर पर पहुंचा है। 2021 में भारतीय आबादी के 7.3% लोगों के पास डिजिटल करेंसी थी। संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास संस्था, जिसका नाम है UNCTAD, ने यह सूची जारी की है जिसमें यूक्रेन सबसे ऊपर है। वहां की 12.7% आबादी के पास डिजिटल करेंसी है। वहीं दूसरे नंबर पर रूस है जिसकी 11.9% आबादी डिजिटल करेंसी रखती है। अगली खबर पर बढ़ते हैं। रॉयटर्स ने ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम के हवाले से कहा है कि ईरान ने इस हफ्ते पहली बार एक आयात सौदे का भुगतान क्रिप्टो करेंसी के जरिए किया है, यानी उन्होंने इंपोर्ट के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया। इस फैसले से ईरान में अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं उनसे वो बच सकता है। ये सौदा 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर का था। अगली स्टोरी पर बढ़ते हैं। ऑक्सफोर्ड सिटी फुटबॉल नेशनल लीग फुटबॉल का पहला ऐसा क्लब होगा जो मैच का भुगतान बिटकॉइन में करेगा। फैंस टिकट, खाने पीने का सामान वगैरह बिटकॉइन के जरिए खरीदे वहां पर जा सकेंगे। ये हम एक फुटबॉल क्लब की यहां पर बात कर रहे हैं। अगली खबर पर बढ़ते हैं और ये आखिरी है। युगा लैब्स की क्रिप्टो करेंसी एप कॉइन को बोर्ड ऐप यॉट क्लब के टोकन के तौर पर अपना लिया गया है। वहीं गुची जो है उन्होंने इस क्रिप्टो करेंसी की एक्सेप्टेंस अब शुरू कर दी है। इटली के फैशन ब्रांड ने ऐलान किया कि उसके कुछ अमेरिकी स्टोर एप कॉइन से भुगतान लेंगे। ये सौदे बिटपे के जरिए होंगे। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबरें और अब चर्चा कर लेते हैं फायर पर, वो कॉन्सेप्ट जो आज हम जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। फायर, ये कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या? तो फायर की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली, यानी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके अर्ली या जल्दी रिटायरमेंट ले पाएं, उसी का नाम है फायर, यानी वित्तीय स्वतंत्रता और जल्दी रिटायरमेंट ले लेना। अब ये किया कैसे जाता है? देखिए, अधिकतम बचत जो है वो इसका लक्ष्य होता है, और वहीं क्योंकि आप बचत कर रहे हैं तो निवेश में भी तेज बढ़त होनी चाहिए। तो ये दो चीजें जो हैं ये फायर की तरफ लेकर जाती हैं। लेकिन क्रिप्टो जगत में आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, क्रिप्टो से जो निष्क्रिय आमदनी है वो हासिल की जा सकती है, यानी एक पैसिव इनकम की तरह आप क्रिप्टो को अगर यूज पर लगाते हैं तो आप फायर की तरफ बढ़ सकते हैं। वहीं इसका क्रिप्टो का अगर आप वित्तीय साधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तब भी ये गोल्स अचीव हो सकते हैं। और वहीं एक पॉइंट दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि लंबी जो अवधि है उसके लिए डिजिटल कॉइन में निवेश किया जाए। अब रिटायरमेंट योजना में क्रिप्टो का इस्तेमाल जो है, जो वो आपका पोर्टफोलियो है, उसमें कैसे किया जाए? तो देखिए, पोर्टफोलियो में विविधता आपको लानी होगी, यानी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको रखना होगा, क्योंकि खासतौर पर हमारे देश में जो अभी रेगुलेशन है वो आया नहीं है, तो नियामन अभी स्पष्ट है नहीं। तो ऐसे में ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी जो आपकी सेविंग है या जो आपके पास फंड्स हैं उसे क्रिप्टो की तरफ लगा दिया जाए और आप सोचें मेरे रिटायरमेंट का प्लान जो है वो बिल्कुल सॉर्टेड है। उसके अलावा इस जगत में आपको एक बात का और ध्यान रखना जरूरी है कि हैकिंग, मैलवेयर और फिशिंग हमले भी होते हैं, तो उसे भी आपको फैक्टर इन करना है, उनसे भी आपको सावधान रहना है। वहीं अगर आप रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बना रहे हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, तो आपको अपनी उम्र, आमदनी और जो जोखिम की आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आपको निवेश करना होगा। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं क्रिप्टो जगत में। वो है माइनिंग, वो है स्टेकिंग, वो है खरीदना और उसे मॉनिटर करते रहना। अब हमारे मेहमान दोनों जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट हाईफाई ब्लॉकचेन, दूसरी तरफ मलिक कोठारिया हैं, को फाउंडर एंड चेयरमैन फिनोवेशन लैब्स। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रोहास, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या आप मानते हैं कि फायर ये कॉन्सेप्ट क्रिप्टो जगत में लागू किया जा सकता है? जरूर लागू किया जा सकता है, बट हमें थोड़ी प्रिकॉशन रखनी बहुत जरूरी है कि आप करेंसीज वाले क्रिप्टो के पीछे मत जाइए। जो यूटिलिटी कॉइन्स है
और जो टोकनाइज्ड एसेट्स है जहां के पीछे कोई एक सॉलिड प्रोजेक्ट है, आप उनको देखिए। और जो बोला जाता है होल्डल, मतलब आप होल्ड ऑन फॉर डियर लाइफ, एक बार क्रिप्टो खरीदो और जिंदगी भर के लिए भूल जाओ, वैसा मत कीजिए। आपको क्रिप्टो रेगुलरली मॉनिटर करनी है। आपका जो पोर्टफोलियो है आप उसको रोज मॉनिटर कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप डे ट्रेडर बन के दिन में 4 और 5 बार खरीदिए और बेचिए, नहीं, पर मॉनिटर उसको कीजिए कि ये प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, इस पे कोई बहुत बड़ी हैकिंग तो नहीं हो गई, अच्छे प्रोजेक्ट बन रहे हैं कि नहीं। और बाय द डिप कभी भी मत कीजिए। उसका मतलब होता है कि जब भी क्रिप्टो गिर रहा है आप और खरीदते जाइए, नहीं, आपको समझना है ये क्यों गिर रहा है और कोई लॉजिक है तो ही खरीदे, वरना मत खरीदिए। तो मैं बोलूंगा कि हाँ, आप कर सकते हैं क्रिप्टो के साथ फायर, पर ये पॉइंट्स को आप याद रखिए। मलिक, आप बताइए कि कितने प्रतिशत जो ओवर पोर्टफोलियो का हिस्सा है वो क्रिप्टो की तरफ जाना चाहिए अगर कोई रिटायरमेंट प्लान की तरफ बढ़ रहा है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसे अचीव करना चाहता है? तो इसका तो कोई वन साइज फिट्स ऑल जवाब है नहीं। आपको अपने रिस्क एपेटाइट, आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपका कब रिटायरमेंट का प्लान है, आपकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होगी, एक पूरा फाइनेंशियल प्लान बना के उस हिसाब से आपको करना चाहिए। और जहां तक कितना प्रतिशत इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आपको बाय इटसेल्फ तो क्रिप्टो आपका रिटायरमेंट प्लान नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो ये बहुत वॉलेटाइल है, हमने बार बार देखा है। दूसरा, इसमें अभी तक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन काफी लिमिटेड है। तीसरा, जैसे आपने भी बोला, इसमें रेगुलेटरी ग्रे एरिया है, ना सिर्फ इंडिया में बट बाहर भी ये बहुत सारी चीजें, एफएटीएफ वगैरह में भी इसके डिस्कशंस हो रहे हैं। चौथा, आपने कहा पैसिव इनकम, तो यील्ड मैनेजमेंट भी इतना सर्टन है नहीं, क्योंकि डीफाई मॉडल्स अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आपको रियली फायर की तरफ प्लान करना है तो दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ अ वेरी बैलेंस्ड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसमें वो चाहे ये 1% हो, 5% हो, 10% हो, 20% हो, वो बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे आपकी उम्र वगैरह जो मैंने समझाया। तो रोहास, क्या क्रिप्टो वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट हेज किया जा सकता है? हाँ जी, किया जा सकता है। तो एक तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप जो प्री लिस्टेड क्रिप्टो है, मतलब जो अभी एक्सचेंजेस पे ऑलरेडी नहीं है, उन पे ध्यान दीजिए। उनका रेवेन्यू मॉडल समझिए, उसके पीछे की ऑर्गेनाइजेशन देखिए, उनकी हिस्ट्री, उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी सोशल फॉलोइंग। तो अगर आप प्री लिस्टेड क्रिप्टो लेते हैं तो वो आपको बहुत कम दाम में मिल जाते हैं और चांस ज्यादा है कि आप उसमें प्रॉफिट बनाएंगे। फिर क्रिप्टो मैट्रिक्स 50 से ज्यादा किस्म के होते हैं, जैसे टोटल वैल्यू लॉक्ड या रेवेन्यू मॉडल्स, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आप डीफाई या डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स मॉडल्स हैं उनको समझने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आते तो उनसे बहुत दूर रहिए। फिर एक होता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, उसको आपको रेगुलरली फॉलो करना है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। अगर वो डरे हुए हैं तो वो खरीदने का टाइम होता है यूजुअली, और अगर वो बाकी के लोग बहुत ग्रीडी हैं तो आपके लिए बेचने का टाइम है। फिर क्रिप्टो में सेक्टोरल इंडेक्स होते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी के क्रिप्टो होते हैं, उनके इंडेक्सेस को भी अगर आप स्टडी करेंगे तो आप काफी हद तक ये सब रिस्क को हेज कर पाएंगे। तो मलिक जी, आपसे भी मेरा सवाल रहेगा कि आप क्या किसी को इन्वेस्ट करने के लिए रेकमेंड करेंगे क्रिप्टो में अगर उनके फायर गोल्स हैं? तो जैसे रोहास ने कहा, इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं या वेरिएबल्स हैं। मैं अपने दर्शकों को 5 फैक्टर्स बताता हूं जो वो ध्यान में रख सकते हैं और उसके बेसिस पे एक साइंटिफिक और मेरा बड़ा डिसिप्लिन मॉडल ऑफ इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, जिसको मैं 5Vs कहता हूं। पहला है वैल्यू प्रोपोजिशन। जो आप प्लेटफॉर्म में निवेश करना चाहते हैं उसका वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, पहले तो वो आप डिटेल में समझिए, व्हाइट पेपर पढ़िए, उसको स्टडी करिए डिटेल में। दूसरा, अगर उसका वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत स्ट्रांग है और अच्छा भी है तो भी उसका वैल्यूएशन क्या है। जैसे रोहास ने कहा, ग्रीड एंड फियर इंडेक्स, वही चीज आपको बिटकॉइन 65,000 में भी मिल रही थी डॉलर्स में, आज वो 20,000 में है, उसका वैल्यू प्रोपोजिशन बदला नहीं है। तो अगर आप बिटकॉइन में बिलीव करते हैं तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाई। तीसरा, वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ और उसका नेटवर्क इफेक्ट क्या है, कितना फास्ट ग्रो कर रहा है, उसमें कितना स्ट्रॉन्ग डेवलपर कम्युनिटी है, नेटवर्क इफेक्ट है, कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। चौथा, वायबिलिटी, द फोर्थ भी, वायबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म, कितना स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, उसमें बार बार डाउन टाइम हो रहा है, बार बार आउटेजेस हो रहे हैं, गैस फीस चेंज होते रहती है कि नहीं, वो कितना स्टेबल है। और पांचवा, इसका वैल्यू, वॉल्यूम और वैरायटी ऑफ यूजेज क्या है, मतलब ना सिर्फ उसमें ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बट किस टाइप के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, क्या ये सारे गेमिंग ट्रांजैक्शंस है, क्या ये सारे एनएफटीज है, क्या ये सारे डीफाई है, क्या ये मिक्स है, कौन से प्लेटफॉर्म में क्या चीज ज्यादा यूज होती है। अगर आप इसको समझ के एक मॉडल बनाएं और उसको डिसिप्लिन वे में फॉलो करें
तो फ्रैंकली क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स निवेश जी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट से कोई अलग नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब, और रोहास उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। कुछ ऑडियंस ने सवाल भेजे हैं क्रिप्टो से जुड़े हुए, और वो उसकी शुरुआत अब कर लेते हैं। गुरप्रीत सिंह पूछ रहे हैं कि अपना टोकन अगर लॉन्च करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? पहले तो आपको टोकन किसी ना किसी ब्लॉकचेन पे बनाना है। आज की डेट में मैं आपको बाइनेंस चेन रेकमेंड करूंगा, काफी स्ट्रांग, सिक्योर है और सस्ती भी है। तो आप ओपन ज़ेपलिन के जो प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो वो आपको फ्री में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेम्पलेट देंगे। उसको यूज करते हुए आप चंद मतलब $10 में अपनी क्रिप्टो बना सकते हैं। पर क्रिप्टो बनाना आसान है, उसको बेचना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा व्हाइट पेपर बनाना है जिसमें आप पूरा समझाएंगे लोगों को कि आपका क्या रेवेन्यू मॉडल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हिस्ट्री है, क्या टेक्नोलॉजी है और आपकी सोशल फॉलोइंग। तो ये सब आप करेंगे, उसके बाद आप क्रिप्टो एक्सचेंजेस को अप्रोच कर सकते हैं जो आपको लिस्ट करेंगे। उसमें बहुत पैसा लगता है, करीब $30,000 से लेके $80,000 तक लिस्टिंग फीस लग सकती है। मानवी का काफी मतलब जो सवाल है उसका काफी वाइड एरिया है। वो पूछ रही हैं कि क्रिप्टो में करियर बनाने का स्कोप क्या है। और मुझे लगता है कि करियर का मतलब, इनका मतलब ये नहीं पैसे कमाना, इनका मतलब है कि काम करना इस फील्ड में। तो मैं बोलूंगा इसके लिए 3 अलग अलग ऑप्शन आप देख सकते हैं। एक है क्रिप्टो फाइनेंस, दूसरी है क्रिप्टो इन्वेस्टिगेशन और तीसरी है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड से हैं तो क्रिप्टो में डीफाई और ये सब जो अलग कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल मॉडल हो सकते हैं और टोकनोमिक्स होती है, फंड रेजिंग होती है, आप उसमें स्पेशलाइज कर सकते हैं। उसके लिए बेस्ट है अगर आप एक MBA फाइनेंस है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जैसे आज टैक्स अथॉरिटी और पुलिस बहुत सारी क्रिप्टो के रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा एरिया बन रहा है। और तीसरा है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी। तो अगर आप डेवलपर हैं या कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आप सीखिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेजेस सीखिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उसमें आज हैं। आखिरी सवाल कि क्या बुल रन की शुरुआत हो चुकी है? और मुझे मालूम है क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारा डिप आया, कुछ हमने प्रोटोकॉल्स फेल होते देखे और उसके बाद जो ग्रोथ है वो दिखने लगी, मार्केट जो है वो ग्रीन में नजर आने लगी। तो यहाँ सवाल ये है कि क्या बुल रन की शुरुआत हो चुकी है रोहास? मेरे हिसाब से नहीं। अभी ये जो हो रहा है इसको हम बहुत अलग अलग टेक्निकल नाम से भी जानते हैं, मेरे हिसाब से बुल रन अभी शुरू नहीं हुई। अभी बहुत कुछ पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ गिरना बाकी है। ठीक है, ये सब सवाल जो जनता के थे। अब आखिरी में सिर्फ एक रैपअप करने के लिए, क्योंकि इंडिपेंडेंस स्पेशल एपिसोड है, हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर चर्चा भी कर रहे थे। आखिर में आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं आपके शब्दों में? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मेरे लिए अगर ऐसा एक दिन हो कि मैं रोजी रोटी के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं काम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, पर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए अगर मेरे पास पैसे हैं और इन्वेस्टमेंट है तो मेरे लिए वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के दूसरी ओर आप एक चर्चा सुनेंगे। वो चर्चा है कॉइनस्विच के को-फाउंडर और CEO विमल सागर तिवारी के साथ। हम बात कर रहे हैं ब्लॉकचेन की। ब्लॉकचेन से कैसे हम स्मार्ट सिटीज बना सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, देखिए वो चर्चा ब्रेक के बाद। क्रिप्टो पर एक और चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अरुण सिंह और मेरे साथ है विमल सागर तिवारी, को-फाउंडर और CEO कॉइनस्विच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ पर हैकाथॉन के लिए मिल रहे हैं बेंगलुरु में, जो हो रहा है बिल्डिंग फ्यूचर सिटीज इसका नाम है, और यहाँ पर सोल्यूशन ढूंढे जा रहे हैं शहरों के उन प्रॉब्लम्स के जो ब्लॉकचेन के जरिए सॉल्व किए जा सकते हैं। सबसे पहले तो इस इनिशिएटिव के लिए बहुत बहुत बधाई। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस हैकाथॉन के जरिए?
बेसिकली इस हैकेथॉन के जरिए हम ये अचीव करना चाह रहे हैं कि अभी शहरों में काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें लगता है कि ब्लॉकचेन के जरिए उसके बहुत सारे समाधान निकाले जा सकते हैं। तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जैसे एक जमीन है, जमीन की रजिस्ट्री अभी क्या होता है, बहुत सारी जगह पे उसके अलग अलग रिकॉर्ड्स अलग अलग जगह पे अवेलेबल होते हैं। अगर आपको किसी भी टाइम पे पता करना हो कि ये इसका सेल डीड कहाँ पे है, किसके नाम पे रजिस्टर हुआ है या इसका लीज क्या हुआ है, ये बहुत मुश्किल है अभी निकालना और बहुत इनएफिशिएंट सिस्टम है इसका। ब्लॉकचेन के जरिए हम क्या कर सकते हैं, सपोज अगर उस जमीन की रजिस्ट्री को अगर हम ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड कर दें और उसके बाद उस जमीन के ऊपर सपोज कोई भी एक्टिविटी अगर होती है, कोई उसका लीज साइन होता है या कोई रेंट करता है, उस सारे के रिकॉर्ड अगर हम ब्लॉकचेन में उसको ट्रैक करना शुरू कर दें, तो उसके बाद हम ब्लॉकचेन को एक सिंगल सोर्स के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं और आपको एक जगह पे पता है कि उस जमीन से जुड़ी सारी जानकारियां आपको मिल सकती हैं। तो अभी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो इजीली अवेलेबल नहीं होती है, बहुत समय लगता है। तो ये एक उदाहरण है जिसके थ्रू हम काफी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज जमीन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, अगर आप ओनरशिप देखिए, कई बार डुअल ओनरशिप हो जाती है, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो सब हम सॉल्व कर सकते हैं। एक ये उदाहरण, इसके अलावा और भी बहुत सारे समस्याएं हैं जिसमें ब्लॉकचेन उसको हल कर सकता है। ब्लॉकचेन के जरिए उसके समाधान निकाले जा सकते हैं। जैसे फसलें उगाते हैं, आप सब्जियां उगाते हैं, उसको एक लास्ट उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो सप्लाई चेन की समस्या आती है, उसको ब्लॉकचेन बड़ी आसानी से हल कर सकता है। तो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं कि हम क्या इसका समाधान इस हैकेथॉन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये हैकेथॉन कराने का जो हमारा पूरा मकसद है वो बस ये है कि हमें ऐसे इनोवेटर्स और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ढूंढने हैं जो इन समस्याओं के समाधान ढूंढने में अपना समय लगा सकते हैं और वो इन समस्याओं के समाधान ढूंढ सकते हैं। वहीं आप इसे स्टार्टअप कर्नाटका, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, उनका इनिशिएटिव है स्टार्टअप्स के लिए, उनके साथ एसोसिएट करके कर रहे हैं, तो आप इसे एक बड़े प्रोत्साहन की तरह देखते हैं? क्योंकि सरकार का आपके साथ जुड़ना और ब्लॉकचेन जो है जैसी टेक्नोलॉजी को इनकरेज करना, तो आप इसे एक बड़े प्रोत्साहन की तरह देखते हैं? जी बिल्कुल। तो कर्नाटका टेक हब है, यहाँ पे बहुत सारी आई थिंक इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनीज बेंगलोर और कर्नाटका से बिलोंग करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट, स्टार्टअप कर्नाटका ने पॉलिसी के तौर पे, उनकी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज हमेशा आगे की तरह देखते हैं, हमेशा स्टार्टअप्स को मदद करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे लिए प्रोत्साहन है और हमारे से ज़्यादा उन लोगों के लिए प्रोत्साहन है जो एक्चुअली भारत की समस्याओं को सॉल्व करने में विश्वास रखते हैं, वो भारत के लिए कुछ डेवलप करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल हमारे लिए प्रोत्साहन है और उनके लिए भी प्रोत्साहन है। अब यहाँ जो हैकेथॉन में कंटेस्टेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी प्राइज मनी भी है, उसके अलावा और क्या इनकरेजमेंट है या फिर क्या अपॉर्चुनिटीज है उनके लिए यहाँ पे? हैकेथॉन्स के थ्रू बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। कॉइन स्विच एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो हमने कॉइन स्विच जब शुरू किया था तो एक हैक के थ्रू शुरू किया था कि हमें ट्रेडिंग में प्रॉब्लम होती थी 2017 के आसपास। तो हमने एक सोल्यूशन बनाया था अपने लिए, जब वो हमें लगा कि यार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है इजीली एक बटन क्लिक के साथ। तो ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे जो प्राइस डिस्कवरी की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। तो हमने फिर पब्लिक किया, इस तरीके से कॉइन स्विच शुरू हुआ। तो 5 साल पहले जो एक कंपनी शुरू होती है, आज वो एक यूनिकॉर्न बन जाती है। तो ये हैकेथॉन का पोटेंशियल है, ये हैकर माइंडसेट का पोटेंशियल है कि अगर आप प्रॉब्लम के पीछे लग जाएं तो आप उसको सॉल्व करके आप कितना बड़ा बना सकते हैं। तो इस हैकेथॉन के थ्रू हमारा मकसद भी यही है कि हम ऐसे स्मार्ट सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं और इस स्मार्ट सोल्यूशन को सॉल्व करने वाले स्मार्ट माइंड को ढूंढ रहे हैं और हमारा आइडिया है कि हम उन्हें कैसे प्रमोट कर सकें। वहीं आप इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, आप एक बड़ी एक्सचेंज हैं। तो अभी जैसे रिसेंट टाइम्स में हमने इंटरनेशनली देखा है बहुत सारे जोल्ट्स जो हैं वो मार्केट में देखने को मिले। तो आप एक इंडियन इन्वेस्टर को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे या क्या आपकी तरफ से संदेश होगा? हमारा संदेश बस यही है कि आप अपनी रिसर्च करिए किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले, और केवल बस वो झंझावात बोलते हैं ना, आप उसमें जाके अपने पैसे मत लगाइए। आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा समय दीजिए, आप सही डिसीजन लेंगे अगर आप समय देंगे तो। और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का ट्राई करिए। जी, और आखिर में इस कॉन्वर्जेशन को जस्ट खत्म करने के लिए, जैसे हम कॉइन स्विच की कहानी जानते हैं, मैं चाहता हूं क्योंकि वो एक अच्छी खूबसूरत कहानी है, 3 दोस्त मिले और एक हैक शुरू किया, वो अगर आप हमारे दर्शकों को जाते जाते बताएं। जी बिल्कुल। तो कॉइन स्विच शुरू होता है 3 दोस्तों के साथ, 3 दोस्त जो 15 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 15 साल से एक दूसरे के दोस्त हैं।
तीनों टेकीज हैं, तीनों ने साथ में ग्रेजुएशन किया, एक कॉलेज से नहीं बट साथ में ग्रेजुएशन किया, साथ में पढ़ाई करी, साथ में हैकिंग करी और साथ में कंपनी शुरू करी। तो हमारा मकसद हमेशा से यही रहा कि एज ए टेकी हम हमेशा सिंपल सोल्यूशन देना चाहते थे किसी भी प्रॉब्लम का। एंड दिस इज इसी तरीके से हमने कॉइनस्विच को शुरू किया कि यार हम किस तरीके से हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जहां भारत में कोई भी आसानी से क्रिप्टो में खरीद सकता है और बेच सकता है। तो इस तरीके से हमने प्लेटफॉर्म 5 साल पहले शुरू किया एक हैक के थ्रू, जो 5 साल के अंदर एक यूनिकॉर्न बन गया। वाकई बहुत बहुत बधाई आपके एफर्ट्स के लिए और कंग्रेचुलेशन वंस अगेन इस हैकाथॉन के लिए भी। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अरुण। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।